चैप्टर 328 328 ब्यूटीफुल मेमोरीज। बातचीत अनजाने में झो नान पर केंद्रित हो गई थी। मैं उनसे एक बार में डांस करते समय मिली थी। उस समय वो कड़ी मेहनत कर रहे थे और संयोगवश उन्होंने मुझे एक ठग से बचा लिया और हम जल्दी ही एक हो गए। प्यार में पड़ने के बाद उनका रिश्ता हमेशा घनिष्ठ और स्नेहपूर्ण रहा। लिनहे ने उल्लेख किया कि झो नान उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। जब वे एक साथ रहने लगे तो एक रात लिनहे को भूख लगी और झो नान ने अपनी पसंद की जगह से उसके लिए नमकीन मछली का एक कटोरा खरीदने के लिए 1 घंटे से अधिक समय के लिए बस ली। एक क्षण रुके, मेइशू ने ये सुनते ही टोका। वह बोलने से खुद को नहीं रोक सकी। आप कह रहे हैं कि आप एक रात भूखी थे और उसने आपके लिए कांजी खरीदने में 2 घंटे से अधिक समय बिताया? हाँ, लिनहे ने असमंजस में पूछा। इसमें गलत क्या है? मेइशू अपना मुंह मोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। 2 घंटे, और आपने कांजी को वापस लाने के लिए उसका इंतजार करने का प्रबंधन कैसे किया? इसके अलावा नमकीन मछली का कांजी बहुत आम होना चाहिए। वह इसे खरीदने के लिए इतनी दूर क्यों जाएगा? क्योंकि मैंने एक बार कहा था कि मुझे उस दुकान में खाना पसंद है। लिन ने नहीं सोचा था कि उस समय जो हुआ उसमें कुछ भी गलत था। मेइशू अवाक थी। मेइशू ने अपना फोन निकाला, नक्शा खोला, उस घर के स्थान के बारे में पूछा जो उन्होंने किराए पर लिया था जब वे एक साथ रहते थे, और लिनहे को खोज परिणाम दिखाए। देखो, जहां तुम रहते थे वहां से कुछ ही दूरी पर एक ऐसी जगह है जहां इस तरह की मिठाई बेची जाती है। एक चक्कर लगाने में अधिकतम 20 मिनट लगते हैं। शायद ये रेस्तरां बाद में खुला। लिनवर निश्चित नहीं था, लेकिन उसका दिल पहले से ही उथल पुथल में था। इसके बाद मेइशू ने उसे दिखाने के लिए रेस्तरां के बारे में जानकारी निकाली, जिससे पुष्टि हुई कि यह एक स्थापित कॉन्जी दुकान थी जो उनके मिलने से बहुत पहले से व्यवसाय में थी। लिनवर अभी भी गंदे संदेह के साथ उनकी सबसे प्यारी यादों को खराब नहीं करना चाहता था और उसने झिझकते हुए कहा, शायद झो नान को नहीं पता था। आखिरकार झो नान उस समय लिन सिटी में आया था, इसलिए यह उचित है कि वह आसपास के वातावरण से परिचित नहीं था। मेइशू के पास इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी और उसने गंभीर भाव से लिनहे की ओर देखते हुए अपना फोन एक तरफ रख दिया। क्या आप यह मानने को प्राथमिकता देते हैं कि वह मूर्ख है बजाय ये सोचने के कि उसने उस समय आपसे कुछ छुपाया था? आपका क्या मतलब है? लिनहे ने उसे एकटक देखा। मेइशू ने आह भरी और अचानक कुछ और पूछा, क्या इन वर्षों में उनके बैंक कार्ड में कोई बदलाव आया है? नहीं, जब से मैं उसे जानता हूं तब से लेकर अब तक उसने हमेशा एक ही बैंक कार्ड का इस्तेमाल किया है। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? लिनहे को इस बात का बुरा एहसास था कि मेइशू क्या कर सकती है। क्या आप उसकी जांच करने की योजना बना रहे हैं? हाँ, मेइशू ने उसकी ओर दृढ़ता से देखा और कहा, क्या तुम्हें अभी भी उसका बैंक कार्ड नंबर याद है? मैं इन सभी वर्षों के सभी लेन देन रिकॉर्ड पुनः प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। लिन को अचानक बेचैनी महसूस हुई। वह झिझक रही थी और सहज रूप से यह कहते हुए मना करना चाहती थी, शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यह नहीं जानना चाहती कि उसने इतने सालों में क्या किया। क्या तुम जानना नहीं चाहते या जानने का साहस नहीं करते? मेइशू का इस मामले में उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। लिनहे के शब्दों से पता चलता है कि वह वास्तव में झो नान से नफरत नहीं करती थी। इसका मतलब यह था कि वह भविष्य में झो नान के साथ मजबूती से सीमाएं स्थापित नहीं करेगी। एक बार जब लिनहे पीछे मुड़ी तो यह उस जानवर को एक और मौका देने जैसा होगा और वह खुद कभी भी उस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाएगी जब तक कि वह अपनी जान न दे दे। मेइशू ने कड़ी मेहनत से उसे स्थिति से बचने के लिए मार्गदर्शन किया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह वापस लौट आए और गलतियां करती रहे। मेइशू की तीव्र निगाह के नीचे लिनहे टूटने की कगार पर लग रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं डरा हुआ हूँ। मैं नहीं चाहता कि उस समय की सभी खूबसूरत यादें धोखे से खराब हो जाएं। वह वास्तव में मेरे लिए कॉन्गी खरीदने गया था। उसने मेरे लिए इतना समय बिताया। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि उस समय वह मुझसे कितना प्यार करता था? मेइशू ने अपनी मुठियां कसकर भींच लीं। उसने कसम खाई कि इस समय वह वास्तव में लिनहे को थप्पड़ मारना चाहती थी, बस उसके अंदर कुछ समझदारी जगाने के लिए। लेकिन उसने उस आवेग पर काबू पा लिया और अपने दांत भींच लिए। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि आप सब कुछ नहीं जानते हैं, इसका मतलब यह है कि कुछ भी नहीं हुआ? यदि आप सचमुच मानते हैं कि आपका पिछला रिश्ता सच्चा प्यार था, तो आप जांच करने से क्यों डरते हैं? लिनहे के पास कुछ समय के लिए शब्द नहीं थे। उसके हाथ लगातार उसके बालों से खिलवाड़ कर रहे थे और उसने एक दर्दनाक सिसकियां भरी। मेइशू ने आह भरी और धीरे से उसके सिर को थपथपाया। सिस्टर लिन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जांच करना चाहते हैं या नहीं। आपके दिल में संदेह का बीज पहले ही बोया जा चुका है। अगर वह वास्तव में निर्दोष है तो जांच से उसका नाम साफ हो जाएगा। अगर वह आपसे झूठ बोल रहा है तो क्या आप अभी भी इसे एक खूबसूरत याद कह सकती हैं? क्या आप कह सकते हैं कि वह कभी आपके प्रति पूरे दिल से अच्छा था? ये किसी दुष्ट का कपटपूर्ण झूठ है। कमरा अचानक गड़गड़ाहट की आवाज से भर गया, जिससे अंदर का भारी माहौल टूट गया। लिनहे ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी यादें दूर तक जाती रहीं। उसे एक रात याद आई जब अभी अभी बारिश हुई थी।
झो नान उससे चिपकी हुई थी, लेकिन उसका मासिक धर्म चल रहा था, इसलिए वह उसके साथ अंतरंग नहीं हो सकी। हालांकि वह दर्द में थी और कुछ गर्म चावल का दलिया चाहती थी। बिना कुछ कहे झो नान छाता लेकर चला गया। जब तक वह कांजी लेकर लौटा तब तक वह दर्द से पीली पड़ चुकी थी। ठीक है, मानो कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा हो, लिन्हे ने अपने दांत भींच लिए और अपने होठों के बीच से कुछ शब्द निकाले। बस इसे उनके एक समय के खूबसूरत अतीत की पुष्टि समझें। अध्याय 329 कठोर सत्य। लिन लाई की सहमति से मेशू पीछे नहीं हटी। उसने अपने द्वारा डिजाइन किए गए सिस्टम तक पहुंच बनाए, लिन द्वारा प्रदान किए गए बैंक कार्ड नंबर को इनपुट किया और आसानी से झो नान के लेनदेन इतिहास को खींच लिया। मेशू ने लिन्हे के विवरण के अनुसार सटीक तारीख बताई। जैसे ही उसने बड़ी मात्रा में रिकॉर्ड की जांच की, लिन्हे चिल्लाए बिना नहीं रह सकी, आप भी ऐसा कर सकते हैं। क्या आप वास्तव में लिन सिटी के नंबर 1 हाई स्कूल में सिर्फ एक नियमित हाई स्कूल के छात्र हैं? मेशू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वास्तव में मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। मुझे, लिन उसने शर्म से हंसते हुए कहा, मेरे बारे में प्रशंसा करने की क्या बात है? शोए, कृपया मेरे साथ मजाक मत करो। मेशू ने ईमानदारी से उत्तर दिया, मैं गंभीर हूँ। वास्तव में मैं शारीरिक रूप से बहुत समन्वित नहीं हूँ। आप सोच सकते हैं कि मैं काफी मजबूत हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं कभी नृत्य करना नहीं सीख पाई। लिन उसने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। क्या आप नृत्य करना सीखना चाहते हैं? मैं वास्तव में ऐसा करना चाहूंगा, मेशू ने कबूल किया। जब मैं बच्चा था तो मेरी माँ ने मुझे कई चीजें सीखने के लिए मजबूर किया, पियानो, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, लेकिन मैं इनमें से किसी के लिए भी प्रतिबद्ध नहीं था। इसलिए मैं हर चीज में औसत दर्जे का रहा। हालांकि मुझे वास्तव में नृत्य में रुचि थी, भले ही मेरे शिक्षक हमेशा कहते थे कि मेरे पास इसके लिए कोई प्रतिभा नहीं है और यह सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलक्स मधुमेह पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सुनकर लिन वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मेशू की असली पहचान का पता चलने के बाद उसे एक पल के लिए झिझक महसूस हुई। उसने सोचा कि शायद वह मेशू जैसे किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती के लायक नहीं है। उसने सोचा कि उनकी पिछली बातचीत मेशू की उसके प्रति साधारण सहानुभूति के कारण हो सकती है। हालांकि मेशू को इस तरह से बात करते हुए सुनकर लिन्हे को ऐसा महसूस हुआ मानो उनका संबंध बिना किसी स्पष्ट कारण के करीब आ रहा है। उसकी मुस्कान अधिक वास्तविक थी और उसने उत्तर दिया, यदि आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। सचमुच? तो फिर आप धीमे होने के लिए मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। मेशू को वास्तव में सीखने में रुचि थी, लेकिन हाल ही में अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण उसके पास समय नहीं था। उसे डर था कि वह उस शौक के लिए समय नहीं निकाल पाएगी जिसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। लिन्हे ने उत्सुकता से सिर हिलाया और कहा, बेशक, मुझे तुम्हें सिखाने में खुशी होगी। मुझे आखिरी बार नृत्य किए हुए कई साल हो गए हैं, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि मैं अब भी इसे पहले जैसा अच्छा कर पाऊंगा या नहीं। मेशू मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसने लिन्हे का हाथ पकड़ लिया और उसे ईमानदारी से प्रोत्साहित किया, भले ही आप अब थोड़ा कठोर हो गए हों, जब तक आप अभ्यास करने के इच्छुक हैं, आप निश्चित रूप से अपने कौशल हासिल कर लेंगे। समय आने पर मुझे आपको टीचर लिन कहकर संबोधित करना होगा। लिन वह हंसा और उनकी बातचीत भारी से हल्की हो गई। लिन्हे के पहले से तनावग्रस्त कंधे आखिरकार शांत हो गए। हालांकि अगले ही पल जब उसकी नजर अनजाने में उसके फोन की स्क्रीन पर पड़ी तो उसकी सारी मुस्कुराहट कठोर हो गई। जिस दिन लिन को पेट में दर्द का अनुभव हुआ उस दिन फोन ने झो नान के सभी लेनदेन का स्पष्ट रिकॉर्ड प्रदर्शित किया। विडंबना यह है कि झो नान, जो हमेशा बेहद मितव्ययी रहा था और कभी भी उसके लिए उपहार पर 30 युआन से अधिक खर्च नहीं करता था, ने उस दिन 500 युआन खर्च किए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी आवाज भी कांप रही थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसने ये सारा पैसा कहाँ खर्च किया? जरूर। मीशू ने तुरंत उस दिन का विस्तृत रिकॉर्ड निकाला, जिससे पता चला कि उसने उस दिन दूसरे खाते में 496 युआन का एकमुश्त भुगतान किया था। शेष 4 युआन का इस्तेमाल कॉन्गी खरीदने के लिए किया था। इस बार मेशू के अभिनय की प्रतीक्षा किए बिना लिन वह अचानक खुद को नियंत्रित नहीं कर सके और फोन छीन लिया। उसने खाते की जानकारी की ओर इशारा किया और पूछा, क्या आप पता लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति कौन है? शायद वह झो नान का रिश्तेदार है। मेशू चुप रही, अपना फोन निकाला, स्क्रीन को कुछ बार टैप किया और आसानी से उस व्यक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली। मेशू एक बार फिर इस तकनीक की बहुमुखी प्रतिभा से आश्चर्यचकित हुए। झो जिया, 26 साल की, बेरोजगार। मेशू ने लिन्हे की ओर कुछ हद तक दयालु दृष्टि डालते हुए अपनी निगाहें उठाईं। वह उसकी रिश्तेदार नहीं है, वह एक और महिला है। लिन्हे का दिल पसीज गया और उसने अपनी भारी भावनाओं को दबाते हुए कांपती आवाज में पूछा, कौन? वह कौन है? मैं इसका तुरंत पता लगा सकता हूँ, मेशू ने शांति से कहा। उसने तुरंत महिला का विस्तृत इतिहास ढूंढ लिया और दुख की बात है कि उसने लिन्हे को पुलिस स्टेशन से गिरफ्तारी रिकॉर्ड में से एक दिखाया। झो नान द्वारा पैसे हस्तांतरित करने के 4 दिन बाद
उसे कथित वेश्यावृत्ति के आरोप में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पिछले कुछ वर्षों में उस पर डकैती और चोरी जैसे विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया गया है। वह अभी भी जेल में है और रिहा नहीं हुई है। क्या लिन वह अब नहीं टिक सका और कांपने लगा, लगभग जमीन पर गिर पड़ा। मेई शू ने फोन उसे वापस सौंप दिया और उसे खुद देखने दिया। झो नान ने आपसे कभी सच्चा प्यार नहीं किया सिस्टर लिन। ऐसे आदमी के लिए दिल टूटना इसके लायक नहीं है। लिन ही एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण खोजने के लिए उत्सुक थी जो मेई शू से भिन्न हो। दुर्भाग्य से रिकॉर्ड के साथ पुलिस स्टेशन का विशेष चिन्ह लगा हुआ था। भले ही झो जिया यहाँ थी, वह आसानी से इससे इनकार नहीं कर सकती थी। दूसरे शब्दों में, जब झो नान ने उस दिन उसके लिए कॉन्गी खरीदने का नाटक किया तो वह वास्तव में एक वेश्या के साथ बिस्तर पर जा रहा था। वह उन 2 घंटों के लिए उन पर आधे महीने का भोजन खर्च करने को तैयार था, लेकिन उसने उसकी कॉन्गी खरीदने के लिए केवल 4 युआन का इस्तेमाल किया था। और सबसे हास्यास्पद बात यह थी कि वह इतने सालों तक इससे बहुत प्रभावित रही थी। अध्याय 330 नशा। सिस्टर लिन, क्या आप ठीक हैं? मेई शू ने उसे सहारा देने के लिए उसके कंधे के चारों ओर हाथ लपेटते हुए चिंता से उसकी ओर देखा। लिन वह नहीं जानती थी कि वह अपनी वर्तमान भावनाओं का वर्णन कैसे करे। आपदा आ गई है जैसे वाक्यांशों का उपयोग करना अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर भी यह एक सच्चाई थी जिसका उसे सामना करना पड़ा। झो नान द्वारा इतने सालों तक धोखा दिए जाने के बाद उसे खुद को धोखा देना जारी नहीं रखना चाहिए। मैं ठीक हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ, मैं सोफे पर सोऊंगा। क्या आप कृपया मुझे कंबल का एक सेट ला सकते हैं? जैसे ही उसने पूछा, लिन के चेहरे का रंग उड़ गया था। वह थकी हुई लग रही थी। मेई शू अपने शयन कक्ष में गई, कंबल का एक सेट और एक अप्रयुक्त तकिया ले आए और उन्हें लिन को सौंप दिया। अभी आप यहीं आराम करें, बाथरूम में नए प्रसाधन हैं, यहीं रहिए और बाहर न जाएं। कल मेरी खबर का इंतजार करें। ठीक है, लिन वह तुरंत सहमत हो गया। हालांकि आधी रात में वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। किसी कारण से लिन को नींद नहीं आ रही थी और वह बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। वह ऐसा कुछ खोजने के लिए बाध्य महसूस कर रही थी जो उसके लिए महत्वपूर्ण था। 11वीं मंजिल के शांत गलियारे में आप कमरों से कोई शोर नहीं सुन सकते थे। लिन ने अपनी चाबियां निकाली और उन्हें अस्थायी रूप से ताले में डाल दिया। एक हल्की सी क्लिक के साथ दरवाजा धीरे से खुला। सभी लिन वह आश्चर्य से चिल्लाया जब उसने उदास आंखों की एक जोड़ी देखी जो इस अचानक मुठभेड़ के लिए तैयार नहीं थी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाते, उसे सूखे हाथ से कमरे में खींच लिया गया। एक लंबी रात के बाद मेई शू ने आलसे फैलाया और चप्पल पहनकर अपने कमरे से बाहर चली गई। वह पुकारने ही वाली थी कि उसने देखा कि सोफा खाली है। मेई शू का दिल तेजी से धड़कने लगा और बाहर जाने से पहले उसने जल्दी से अपने कपड़े बदल लिए। इस अपार्टमेंट बिल्डिंग के हॉलवे निगरानी कैमरों से सुसज्जित थे, जिससे लिन का पता लगाना आसान हो गया। हालांकि मेई शू को जिस बात से आश्चर्य हुआ वह यह थी कि लिन आधी रात को अकेले ही कमरा छोड़कर वापस ऊपर चली गई थी। लेकिन ओल्ड वांग इस समय घर पर थे, लिन के साथ हिसाब बराबर करने की तैयारी कर रहे थे। मेई शू का अब ओल्ड वान के सामने आना केवल उसकी योजनाओं को बाधित करेगा। लेकिन लिन वह पूरी रात नहीं लौटा था और मेई शू को नहीं पता था कि उसने ओल्ड वान के हाथों कितना कष्ट सहा है। मेई शू ने निर्णय लिया। वह तुरंत अपने कमरे में वापस चली गई और तेजी से अपना रूप बदल लिया ताकि किसी के लिए भी उसे पहचानना मुश्किल हो जाए। ऊपर लिन को ओल्ड वान ने एक शयन कक्ष के अंदर फंसा लिया था। उसने खुद नाश्ता तैयार किया और फिर एक बार फिर अपने बेटे की रिहाई का अनुरोध करने के लिए पुलिस को फोन किया। बेशक पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे चेतावनी दी कि वह बिना किसी वैध कारण के उन्हें फोन न करे, अन्यथा वे उसे शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में ले लेंगे। ओल्ड वान की कॉल अचानक समाप्त कर दी गई। फिर गुस्से भरे भाव के साथ वह चावल दलिया का कटोरा लेकर रसोई से बाहर आई। जैसे ही वह लिविंग रूम में कॉफी टेबल के पास से गुजरी, उसने दराज से नींद की गोलियों की एक बोतल निकाली। उसने अपना मन बनाने से पहले बहुत देर तक झिझकते हुए 20 से अधिक गोलियों को पीसकर बारीक पाउडर बना लिया और उसे दलिया में मिला दिया। उसने सबसे पहले गंध की जांच की। उसे डर था कि लिन को कुछ असामान्य पता चल जाएगा और उसने बहुत सारी सफेद चीनी मिला दी। एक बार यह सब हो जाने के बाद उसने चाबियां निकाली और शयन कक्ष का दरवाजा खोला। शयन कक्ष के अंदर लिन कई घंटों तक संघर्ष कर चुका था और जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो गई थी। वह अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए केवल दरवाजा थपथपा सकती थी। उसकी उंगलियां झो नान द्वारा दी गई सगाई की अंगूठी से कसकर चिपक गईं और दबाव ने उसकी हथेली पर अपनी छाप छोड़ दी। जब दरवाजा खुला तो वह अचानक घबरा गई और ओल्ड वान की ओर लपकी। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उसने ओल्ड वान की जांघ पकड़ ली और सख्त मिन्नत करते हुए बोली, माँ, मुझे जाने दो, मुझे कुछ करना ही होगा। आप क्या करना चाहते हैं? आपने पहले ही मेरे बेटे को जेल भेज दिया है। क्या आपको अब भी लगता है कि आपने पर्याप्त काम नहीं किया है? बूढ़े वांग ने व्यंग्य किया और गुस्से में पास की मेज पर दलिया का कटोरा पटक दिया।
अपनी श्रेष्ठ स्थिति से उसकी निगाहें तिरस्कार से भरी थी। लिन हे, आप इतने सालों से हमारे परिवार में हैं और आपने एक बच्चे को भी जन्म नहीं दिया है। यदि मेरा बेटा झो नान आपकी परवाह नहीं करता तो आप अब तक एक तलाकशुदा महिला बन गई होती। अब तुम्हें और क्या चाहिए? माँ, मुझे बाहर जाना है, मुझे कुछ करना ही होगा। ये कहते हुए लिन हे ने एक गहरी सांस ली। उसकी टकटकी स्थिर थी और उसने बाहर की ओर देखा। अचानक अपनी ताकत का आखिरी हिस्सा इकट्ठा किया और बाहर निकल गई। लेकिन ओल्ड वांग ने तेजी से ड्रॉ करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। उसके नाखून लिन ही के मांस में गहराई तक गल गए। लिन वह दर्द से चिल्लाया, तेजी से पीछे मुड़कर बूढ़ी वांगी की उंगलियों को खोलने लगा। माँ, कृपया मुझे जाने दो, ऐसा मत करो, मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब आपकी गलती है। बूढ़े वांग ने दुष्ट स्वर में कहा, जल्दी से मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाओ और पुलिस को बताओ कि कल सब कुछ गलतफहमी के कारण हुआ था। कहो कि मेरे बेटे ने वेश्याओं की याचना नहीं की और उनसे मेरे बेटे को रिहा करवा दो। माँ, इस मामले में कोई क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेश्याओं को बुलाने के लिए झो नान के खिलाफ सबूत स्पष्ट है, निगर मैं जाकर बोलूं तो भी इससे कुछ नहीं बदलेगा। लिन ही ने ओल्ड वांग की पकड़ को छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन ओल्ड वांग एक बार फिर उस पर झपट पड़ा। मुझे परवाह नहीं है, अगर मेरा बेटा आज बाहर नहीं निकला तो मेरे बेटे का बदला लेने के लिए तुम्हें मार डालेंगे। माँ, आप क्या कह रही हैं? लिन, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सास, जिसकी उसने इतने वर्षों तक सम्मानपूर्वक सेवा की, उसे मारने के बारे में सोचेगी। उसे लगा कि उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया है और वह सदमे से अचेत हो गई थी। अध्याय 331 सफल। ओल्ड वांग अब इन सब से परेशान नहीं हो सकता था। वह बस अपने बेटे को जेल से सुरक्षित बाहर निकालना चाहती थी। उसने अभी अभी मिस्टर वांग की सराहना हासिल की थी और उसने अपनी पत्नी को भी गिरवी रख दिया था। कौन जानता था कि वह भविष्य में कितना पैसा कमाएगा। वह किसी महिला को यहाँ बांधने नहीं दे सकता था। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। अगर पुलिस ने उसे रिहा नहीं किया तो तुम्हें मेरे बेटे के लिए कुछ दिन जेल में बिताने होंगे। ओल्ड वांग ने जोर दिया। लिन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसे वह इतने सालों से मॉम कहती थी, वह ऐसी बात कह सकती है। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मैं नहीं जा सकता, पुलिस उसे रिहा नहीं करेगी। लिन ही के दृढ़ निश्चय को देखकर ओल्ड वांग अचानक थंब के साथ उसके सामने घुटने टेक दिए। मेरी बहू, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, तुम नन्नन को जेल नहीं जाने दे सकती। वह हमारे परिवार का स्तंभ है। जरा सोचो, अगर वह अंदर है तो हमारे परिवार के लिए पैसा कौन कमाएगा? माँ, तुम नहीं समझती, अब चीजों को बदलने का कोई रास्ता नहीं है। लिन ही ने बूढ़ी औरत के लिए खेद महसूस करते हुए कहा। वह नर्म हो गई और उसकी मदद करने की कोशिश की। बूढ़ी वांग घुटने टेकना जारी नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने उठने के लिए लिन ही की मदद ली। आखिरकार उसकी अभिव्यक्ति कुछ नर्म हो गई। ठीक है, अगर नन्नन कुछ समय के लिए वापस नहीं आ सकता है तो परिवार को चीजों की देखभाल के लिए आपकी आवश्यकता होगी। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ और इन दिनों में से किसी एक दिन मेरी मृत्यु हो सकती है। माँ, ऐसा मत कहो, लिन्हे ने कहा। ओल्ड वांग के उसके सामान्य कठोर और धमकाने वाले व्यवहार में बदलाव से प्रभावित होकर उनका खुद का रुख भी नर्म हो गया। बुढ़िया ने लिन्हे की अभिव्यक्ति पर एक नजर डाली। वह अंदर ही अंदर खर्राटे लेती हुई उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। आज सुबह इतने उपद्रव के बाद तुम्हें भूख लगी होगी। मैंने अभी अभी दलिया बनाया है, जब तक गर्मी हो तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। लिन्हे का मन अन्य विचारों में व्यस्त था और मना करने वाला था, लेकिन ओल्ड वांग का लहजा इस बार बहुत मुखर था। ये सोचकर कि दलिया खुद बुजुर्ग महिला द्वारा देखभाल के साथ बनाया गया था, एक कनिष्ठ होने के नाते लिन्हे को लगा कि उसकी दयालुता को अस्वीकार करना अशिष्टता होगी, इसलिए उसने कटोरा स्वीकार कर लिया। उसने एक चम्मच लिया और दलिया को हिलाया और बिल्कुल पारभासी चावल के दानों के अलावा कुछ भी असामान्य नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे ओल्ड वांग ने इसे विशेष रूप से उसके लिए तैयार किया था। अतीत में जब भी ओल्ड वांग खाना बनाती थी तो वह हमेशा झो नान के लिए चावल के नीचे ढेर सारा मांस और सब्जियां दबा देती थी। इस बीच लिन्हे हमेशा सादे चावल और पानी खाते थे। उसकी सास कहती थी कि झो नान ने पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत की है और स्वस्थ रहने के लिए अच्छे पोषण की जरूरत है। हालांकि लिन्हे को पता था कि झो नान अपने दिन शराब पीने और जुआ खेलने में बिताता था और केवल तभी छोटे मोटे काम करता था जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते थे। लिन्हे वास्तव में एक स्वतंत्र सवार नहीं था। यदि झो नान ने एक प्रसिद्ध कंपनी में नृत्य प्रशिक्षक के रूप में नौकरी की पेशकश को छोड़ने के लिए मीठे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया होता तो शायद वह अब तक नृत्य की दुनिया में खुद को स्थापित कर चुकी होती और उसे दूसरों पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं होती। लिन्हे को भावनाओं का मिश्रण महसूस हुआ। उसे झो नान से शादी करने का इतना अफसोस कभी नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है। ओल्ड वांग को संदेह न हो इसलिए उसने जल्दी से एक चम्मच दलिया ले लिया। जैसे ही यह उसके मुंह में गया उसे एक असामान्य मिठास महसूस हुई जो उसके तालू में फैल गई। लिन उसने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी की और सहजता से पूछा, माँ, तुमने दलिया में इतनी चीनी क्यों डाली?
ओल्ड वांग ने नजरें मिलाने से बचते हुए कहा, क्या गलत है? क्या चीनी के साथ इसका स्वाद अच्छा नहीं है? क्या आप उनमें से नहीं है जिन्हें मीठी चीजें सबसे ज्यादा पसंद हैं? मैंने ये नुस्खा अपने पड़ोसी ओल्ड झांग से सीखा। क्या तुम्हें इसकी आदत नहीं पड़ सकती? शायद मिठास बहुत तेज थी और काटने की कुछ देर बाद ही लिन्हे को हल्की कड़वाहट महसूस होने लगी। लिन्हे ने संदेह का कोई संकेत दिखाए बिना अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ये ठीक है, मेरे लिए दलिया बनाने के लिए धन्यवाद। यह अच्छा है अगर आप इसकी आदत डाल सकें। आपको और अधिक खाना चाहिए। इस कटोरे को खत्म करो। खाना बर्बाद करना अस्वीकार्य है। ओल्ड वान घबराकर लिन को देखता रहा। उसने जल्दी से लगभग आधा कटोरा खा लिया। अचानक लिन्हे को अत्यधिक थकान महसूस हुई और उसका शरीर उस थकान से अभिभूत हो गया जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। माँ, मैं अचानक बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ। मैं एक झपकी लेना चाहता हूँ और मैं बाकी खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है? लिन्हे के हाथ कमजोर थे और उसने कटोरा लगभग फर्श पर गिरा दिया था। ये देखकर ओल्ड वांग ने तुरंत उससे कटोरा ले लिया। आप इसे बर्बाद नहीं कर सकते। ये शर्म की बात है। अगर नन्नन को पता चला तो वह बहुत दुखी होगा। लेकिन मैं सचमुच थक गया हूँ, लिन्हे ने कहा। इन शब्दों को कहने के बाद उसका शरीर उसकी आज्ञाओं का उत्तर दिए बिना ही बिस्तर पर गिर गया। उसे नहीं पता था कि अचानक उसके साथ क्या हुआ था। अत्यधिक थकान के अलावा उसे थोड़ा मिचली भी महसूस होने लगी। यहाँ तक कि उसके सामने उसकी सांस भी एक धुंधली दोहरी छवि में बदल गई थी जो आगे पीछे हिल रही थी, जिससे उसके लिए स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो गया था। माँ, तुम इतना इधर उधर क्यों घूम रही हो? ओल्ड वान को उसे इस तरह देखकर पता चल गया कि दवाएं असर कर रही हैं। उसने कटोरा पकड़ा और ठंडे स्वर में कहा, लिन्हे, मुझे दोष मत दो। मेरी बात न सुनने के लिए ये तुम्हारी अपनी गलती है। तुम ही वह हो जो मेरे बेटे को नहीं बख्शोगे। माँ, आप क्या कह रही हैं? लिन उसने बिस्तर से उठने के लिए संघर्ष किया, लेकिन अचानक अत्यधिक थकान के कारण उसे मतली महसूस होने लगी। अध्याय 332 बदला। ओल्ड वांग ने लिन्हे को नजरअंदाज कर दिया और कॉल करने के लिए अपना पुराने जमाने का मोबाइल फोन निकाला। लिन वह नहीं सुन सका कि वह किससे बात कर रही थी, लेकिन वह परिचित वाले फोन को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। पहले ओल्ड वांग ने अक्सर अपने फोन के बेकार होने और गांव की अन्य बुजुर्ग महिलाओं ने नए फोन में अपग्रेड करने के बारे में शिकायत की थी। उसने एक नया लेने की इच्छा व्यक्त की थी। बूढ़ी औरत के बारे में चिंतित, जो अकेली रहती थी, लिन ने उसके लिए फोन खरीदने के लिए 1 साल के लिए स्क्रैप सामग्री को रिसाइकलिंग से गुप्त रूप से पैसे बचाए थे। हालांकि फोन खरीदने के रास्ते में झो नान को अप्रत्याशित रूप से पता चला। उन्होंने लिन्हे पर गुप्त रूप से इतना सारा पैसा छुपाने का आरोप लगाया और उनके घर में बचत की कमी का सारा दोष उस पर डाल दिया, उस पर चोरी का आरोप लगाया। लेकिन वास्तव में उनके घर में पैसा अपर्याप्त था क्योंकि झो नान ने सब कुछ जुए में बर्बाद कर दिया था और दैनिक खर्चों के लिए पर्याप्त पैसा ही बचा था। उस दिन झो नान ने चोरी का आरोप लगाते हुए सड़क पर सार्वजनिक रूप से लिन्हे का सामना किया था और यहाँ तक कि शारीरिक हिंसा का भी सहारा लिया था। वह घायल और पस्त हो गई थी, फिर भी राहगीर इसे ऐसे देखते रहे जैसे ये कोई तमाशा हो। उसके रोने चिल्लाने के बावजूद कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उस दिन जमीन पर अकेली लेटी हुई उसे झो नान ने लात मारी और पीटा। उसका शारीरिक दर्द भावनात्मक पीड़ा से कहीं अधिक था। उसे ऐसा लगा जैसे एक व्यक्ति के रूप में उसने सारी गरिमा खो दी है। बाद में जब ओल्ड वान को इस घटना के बारे में पता चला तो वह व्यक्तिगत रूप से लिन्हे को डांटने आई। बुढ़िया ने उसके बाल पकड़ लिए थे और उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान पड़ गए थे। यदि पड़ोसियों ने उन्हें बहुत शोरगुल करते हुए नहीं देखा होता और हस्तक्षेप करने नहीं आते तो लिन्हे को उस दिन पीट पीट कर मार डाला गया होता। ओल्ड वांग ने तब क्या कहा था? उसने खुद को एक बेकार व्यक्ति कहा था जिसने उसके बेटे पर बोझ डाला था। उनके अनुसार यदि लिन्हे का समर्थन नहीं करना होता तो झो नान को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लिन्हे के मन में आक्रोशपूर्ण गुस्सा उमड़ पड़ा। उसे रोना आ रहा था, फिर भी आंसू नहीं निकल पा रहे थे। आसपास की आवाजें और अधिक दूर होती गईं और लिन वह पूरी तरह सुन्न महसूस करने लगा। यहाँ तक कि उसकी उंगलियां भी नहीं हिलती थीं। लंबे समय तक फोन करने के बाद ओल्ड वांग एक कटोरा लेकर कमरे में लौट आया। उसने लिन्हे के ऊपरी शरीर को सहारा दिया और कटोरे को उसके मुंह के करीब ले आई। उसने मन ही मन बुदबुदाया, आप मुझे दोष नहीं दे सकते, लेकिन मेरे बेटे को बचाने का यही एकमात्र तरीका है। लोग कहते हैं कि जो लोग वेश्यावृत्ति के लिए जेल जाते हैं, जब वे बाहर आते हैं तो उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है। मैं अपने बेटे का अपमान नहीं होने दे सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसकी मदद के लिए एक छोटा सा त्याग करें। हमने तुम्हें इतने वर्षों तक पाला है और यह व्यर्थ नहीं जा सकता। इसके साथ ही उसने लिन्हे को दलिया खिलाया। इस समय लिन्हे विरोध करने के लिए पूरी तरह से शक्तिहीन था। उसे केवल अपने सामने चावल का सूप निगलने के लिए मजबूर किया जा सकता था। उसके पेट में मतली की भावना तेज हो गई और वह इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह अचानक बिस्तर के किनारे झुक गई और उसने जो कुछ भी खाया था उसे उल्टी कर दिया। बेकार, तुम थोड़ा सा खाना भी नहीं रख सकते?
बूढ़ा वान क्रोधित था। कटोरा लिन्हे के मुंह से चिपकाते हुए उसने उस उल्टी को पकड़ लिया जिसे लिन्हे ने बाहर निकाला था और उसे जबरदस्ती उसे फिर से पिलाने की कोशिश की। डिंग डोंग, दरवाजे की घंटी बजी जिससे ओल्ड वान की हिंसा बाधित हुई। तभी लिन वह बिस्तर पर वापस लेट सका और सांस ले सका। आप बहुत जल्दी आ गए। ओल्ड वान ने नाराजगी से लिन्हे की ओर देखा। एक पल झिझकने के बाद उसने अपनी पैंट खोल दी। एक बार जब उसने ये काम पूरा कर लिया तो वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। वह लिन्हे के पास वापस चली गई और अपनी शर्ट के बटन भी खोल दिए। उसके कपड़े आधे खुले हुए थे और लिन्हे बेहोश थी। ऐसा कोई भी आदमी नहीं था जो प्रलोभित न हुआ हो। बुढ़िया की आंखों में चालाकी की झलक दिखी। उसने व्यंग्य करते हुए दरवाजे की ओर जाते हुए कहा, तुम छोटे बदमाश हो, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? शिकायत करते हुए उसने दरवाजा खोला और दरवाजे पर मौजूद व्यक्ति को घर में आने का रास्ता दिया। अप्रत्याशित रूप से जब वह आदमी कमरे में चला गया तो उसने पाया कि जो व्यक्ति आया था वह आदमी नहीं था जिससे उसने अभी संपर्क किया था। आप कौन हैं? ओल्ड वान ने मेई शू को बाहर धकेलने के लिए आगे बढ़ते हुए संदेह से पूछा। यह मेरा घर है, तुम्हें अंदर किसने जाने दिया? बाहर निकलो। चाहे कितने भी साल बीत गए हों, उसका अशिष्ट व्यवहार बिल्कुल भी नहीं बदला था। मेई शू ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप वही नहीं है जिसने मेरे भाई को फोन किया था और उसे अभी आने के लिए कहा था? मैं थोड़ा चिंतित हूँ, इसलिए मैं खुद देखना चाहता था। वह तुम्हारा भाई है। बूढ़े वान ने उसे संदेह से देखा और कहा, मैंने कभी नहीं सुना कि मूर्ख की कोई बहन होती है। उसने अभी अभी पड़ोस के एक धनी परिवार के मानसिक रूप से विकलांग लड़के को बुलाया। वह लड़का हमेशा समुदाय में घूमता रहता था, साधारण दिखता था लेकिन महंगे कपड़े पहनता था। पड़ोस में पहुंचने की कुछ देर बाद ही बूढ़े वांग ने उस पर निशाना साधा था। कल पुलिस स्टेशन से वापस आते समय वह पहले से ही सोच रही थी कि लिन्हे के खिलाफ कैसे जवाबी कार्रवाई की जाए जब उसका सामना इस लड़के से हुआ। फिर बूढ़ी वांग ने उसे अपने घर में लुभाने के लिए झूठ बोला, उसे लिन्हे के साथ संबंध बनाने की योजना बनाए और बाद में उन्हें इस कृत्य में पकड़ने और मामले को प्रचारित करने का नाटक किया। उस समय तक हर कोई यही सोचेगा कि लिन्हे ने पहले एक आदमी को बहकाया था और किसी को भी उसके बेटे की बेवफाई की परवाह नहीं होगी। लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि दरवाजे पर जो व्यक्ति था वह लड़के की बहन थी। मेई शू ने सिर हिलाया और अंदर जाने का नाटक किया। ओल्ड वांग ने उसे हाथ से रोका और कहा, तुम्हारा भाई कहाँ है? मैंने उस गरीब बच्चे को देखा और उसे मेरे घर आने और खेलने के लिए आमंत्रित किया। मैंने उसके लिए बहुत सारा खाना भी तैयार किया। अध्याय 333 सहेजा गया। सचमुच? मेई शू ने लापरवाही से शयनकक्ष की ओर देखा और पूछा, वहां कौन लेटा है? तभी ओल्ड वांग को याद आया कि वह किसी को अंदर बुलाने की जल्दबाजी में दरवाजा बंद करना भूल गई थी। वह तेजी से आगे बढ़ी और प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। यह मेरी बहू है। वह अभी तक नहीं उठी है। कृपया लिविंग रूम में प्रतीक्षा करें। मेई शू ने उसे नजरअंदाज कर दिया, जबरदस्ती उसे एक तरफ धकेल दिया और लिन्हे के पास चली गई। उसने धीरे से अपना हाथ उसकी नाड़ी पर रखा। अरे तुम क्या कर रहे हो? बूढ़े वांग ने उसे रोकने के लिए जल्दबाजी की। अधीरता से मेई शू ने लिन्हे की कलाई छोड़ी, उसकी जेब से 2 प्लास्टिक के दस्ताने निकाले, उन्हें पहना और फिर एक सीलबंद बैग निकाला। उसने ध्यान से दलिया का कटोरा, जिसमें अभी भी थोड़ी मात्रा में चावल का सूप था, बैग में रखा। उसके बाद उसने बैग उठाया, सीधे लिन्हे को अपनी बाहों में उठाया और दरवाजे की ओर चल दी। रुको, तुम कौन हो? तुम मेरी बहू से कहाँ बात कर रहे हो? ओल्ड वांग बैग की ओर घूरते हुए मेई शू को रोकने के लिए दौड़ा। इस व्यक्ति का व्यवहार बहुत ही अजीब था। वह बिल्कुल भी इस अनजान व्यक्ति को लिन्हे और बचा हुआ दलिया ले जाने नहीं दे सकती थी। लेकिन मेई शू ने उसे अपने तरीके से चलने नहीं दिया। वह किनारे की ओर मुड़ गई, ओल्ड वांग के हाथ से बच गई और तेजी से लिफ्ट की ओर चली गई। बूढ़ा वांग उसे रोकने में असमर्थ था, क्रोधित हो गया। वह गलियारे में पागल होने लगी, मदद करो, कोई मेरे सामने ही मेरी बहू का अपहरण कर रहा है। क्या कोई आकर मुझे बचा सकता है? हालांकि इस इमारत में प्रति मंजिल केवल एक ही घर था, लेकिन यह इस हद तक नहीं था कि अन्य मंजिलों पर कोई आवाज न सुनी जा सके। सीढ़ी में बूढ़े वांग का गुस्सा विभिन्न स्तरों पर लोगों द्वारा सुनने के लिए पर्याप्त था, खासकर अगर कोई लिफ्ट का इंतजार कर रहा हो। दुर्भाग्य से ओल्ड वांग ने अपनी सभी गणनाओं के बावजूद यह उम्मीद नहीं की थी कि नीचे रहने वाला व्यक्ति मेई शू है। उसका घर सबसे ऊपरी मंजिल पर था और अनजान दर्शकों को मदद के लिए आकर्षित करना आसान नहीं था। हंगामे के बीच आखिरकार लिफ्ट आ गई। लिन्हे को लेकर मेई शू ने पहले प्रवेश किया। ओल्ड वांग भी उसका अनुसरण करना चाहती थी, लेकिन मेई शू ने उसे हरा दिया। उसके मोटे नितंबों पर एक जोरदार लात मारकर उसने उसे सीधे लिफ्ट से बाहर फेंक दिया। आउच! दर्द से कराह रही बूढ़ी वांग अपनी पीठ के निचले हिस्से को रगड़ रही थी और जमीन पर बैठकर नखरे करने वाली थी। अप्रत्याशित रूप से लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। वह कोई भी चाल नहीं चल सकती थी या किसी को भी उसे देखने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती थी, भले ही उसने कैसा भी व्यवहार किया हो। हालात नियंत्रण से बाहर होने वाले थे।
ओल्ड वान के पास लिन्हे को बुरी तरह से कोसने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर गया। लेकिन वह पहले से ही बूढ़ी थी और 10 से अधिक सीढ़ियां उतरना कोई आसान काम नहीं था। जब वह पहली मंजिल पर पहुंची तो लिन्हे की आकृति कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आवासीय समुदाय के प्रवेश द्वार पर जल्द ही एक एम्बुलेंस आ गई। मे शू लिन्हे को एम्बुलेंस में ले गई। उसने डॉक्टर को समझाया, उसे नशीला पदार्थ दिया गया था। मुझे नहीं पता कि कौन सी विशेष दवा है, लेकिन आप इन्हें परीक्षण के लिए ले सकते हैं। उसने सीलबंद बैग डॉक्टर को सौंप दिया। डॉक्टर ने सावधानी से उसे दूर रखा और ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का निर्देश दिया। 3 घंटे बाद लिन्हे अंततः अस्पताल के वार्ड में जाग गया। उसे बड़ी मात्रा में नींद की गोलियां लेने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन सौभाग्य से एम्बुलेंस के समय पर आने से किसी भी जीवन घातक स्थिति को टाल दिया गया। जागने के बाद लिन्हे ने उसके ऊपर सफेद छत देखी। पुलिस की वर्दी में एक आदमी उसके पास बैठा था। उसे आंखें खुली देखकर वह खुशी से दरवाजे की ओर चिल्लाया, कप्तान, वह जाग रही है। कैप्टन वांग ने अपने हाथ में सिगरेट निकाली, आगे बढ़े और अपना पुलिस बैज उसे दिखाया। हेलो मिस लिन, डरो मत, मैं आपसे बाद में कुछ प्रश्न पूछूंगा, बस सच्चाई से जवाब दो। उसने अचंभे में सिर हिलाया, जाहिरा तौर पर अभी भी स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। बेहोश होने से पहले उसे घर पर होने की याद आई। अब पुलिस अधिकारी उसकी सुरक्षा कैसे कर रहे थे? पुलिस को किसने सूचना दी? डरो मत। ऐसा लग रहा था कि मे शू ने उसकी उलझन पर ध्यान दिया। वह अचानक आगे बढ़ी और अपने हाथ के पिछले हिस्से को ढांक लिया। जिस दौरान वह बेहोश थी, मे शू ने बाथरूम में अपने चेहरे पर लगा मेकअप धो लिया था। अब उसने अपना मूल स्वरूप प्रकट किया। मे शू को देखकर लिन्हे अंततः राहत के साथ मुस्कुराया। जो आंसू उसने तब भी नहीं बहाए थे जब ओल्ड वांग ने पहले उसे प्रताड़ित किया था, आखिरकार बह निकले। कैप्टन वांग एक कुर्सी लेकर आए और लिन्हे के बगल में बैठ गए। धीमी आवाज में बोलते हुए उन्होंने पूछा, तुम्हें याद है क्या हुआ था? में दलिया में नींद की गोलियों की अधिक मात्रा मिली। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे लिए दलिया कौन लाया था? उसका ये जिक्र सुनकर लिन्हे को आखिरकार समझ आ गया कि वह अचानक कोमा में क्यों चली गई। डर से कांपते हुए उसने कहा, यह मेरी सास थी। कैप्टन वांग ने सिर हिलाया और जारी रखा, तुम्हारी सास ने ऐसा क्यों किया? क्या आप जानते हैं? लिन्हे ने एक आत्मनिंदा भरी मुस्कान प्रकट की। उसके बेटे को वेश्याओं की याचना करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। वह चाहती थी कि मैं पुलिस को समझाऊं कि यह सब गलतफहमी थी और उसके बेटे को रिहा करा दूं। वन ने मना कर दिया, इसलिए उसने जानबूझकर मुझे दलिया का वो कटोरा पीने के लिए उकसाया। कैप्टन वांग ने मे शू से नजरें मिलाईं, फिर खड़े हुए और गंभीरता से उससे वादा किया, चिंता मत करो, हम इस मामले की जांच जारी रखेंगे। हम आपको जल्द से जल्द न्याय दिलाएंगे। अध्याय 334 सत्य के प्रति जागृति। मे शू की ओर मुड़ने से पहले उन्हें अस्पताल के कमरे से बाहर निकलते देख लिन ने उनकी सराहना करते हुए सिर हिलाया, क्या आप मुझे अस्पताल लाए थे? मे शू ने आह भरी और संक्षेप में लिन्हे को बचाने की प्रक्रिया के बारे में बताया। वास्तव में मे शू लिन्हे के घर जाने से पहले लिफ्ट में उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो ऊपर जाने वाला था। ऐसा लगता था कि उस आदमी में कुछ बौद्धिक क्षमताएं थीं। मे शू ने उससे जानकारी निकालने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं किया। ये जानकर कि ओल्ड वांग ने उसे नाश्ता करने के लिए ऊपर बुलाया था, मे शू को पता था कि स्थिति सरल नहीं थी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ओल्ड वांग इतनी दयालु हो सकती है, जो किसी और के बच्चे को मिलने के लिए आमंत्रित कर सकती है, खासकर जब उसका अपना बेटा अभी गिरफ्तार हुआ हो। कुछ गड़बड़ थी। मे शू ने लापरवाही से एक बहाना बनाया, युवक को नीचे जाने के लिए मना लिया और फिर लिन्हे के घर में प्रवेश करने के लिए उसकी बहन होने का झूठा दावा किया। इससे उसे लिन्हे को बचाने की अनुमति मिल गई। जिस क्षण मे शू ने लिन्हे को बिस्तर पर लेटे हुए देखा, वह समझ गई कि ओल्ड वांग क्या करने की कोशिश कर रहा था। वह बुढ़िया सचमुच निर्दयी थी। अपने बेटे की खातिर वह अपनी बहू की जान जोखिम में डालने को तैयार थी। वह पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने योग्य थी। अब माँ और बेटा दोनों पुलिस स्टेशन में हिरासत में थे और मे शू ने जो करना था उसका आधा काम पूरा कर लिया था। हालांकि कुछ ऐसा था जो मे शू को बिल्कुल समझ नहीं आया और वह स्वयं इसके बारे में लिन्हे से पूछना चाहती थी। तुम मुझे बताए बिना चुपचाप वापस क्यों चले गए? क्या मैंने नहीं कहा था कि बाहर जाने से पहले मेरे संदेश का इंतजार करो? इस बारे में सोचते हुए लिन्हे को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने उत्सुकता से अपना हाथ जांचा। उसने पाया कि उसकी हथेली खाली है और जिस मूल्यवान वस्तु को पाने के लिए उसने अपनी जान गंवा दी थी, वह बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। इससे पहले कि पतन की तीव्र भावना उसे घेर पाती, उसने अपने बगल में एक गहरी आह सुनी। मे शू ने बेडसाइड टेबल से एक अंगूठी उठाई और लिन्हे को देते हुए कहा, क्या आप यही ढूंढ रहे थे? ये वही अंगूठी है जो झो नान ने आपको दी थी। क्या आप अभी भी उस चीज के बारे में चिंतित हैं जो उसने आपको दी है? लिन्हे तेजी से आगे बढ़ा और अंगूठी छीन ली। तब उसे एहसास हुआ कि वह अभी कुछ असभ्य हो गई थी। उसने तुरंत मे शू से माफी मांगी, मुझे क्षमा करें, गलत मत समझो, मुझे इस अंगूठी से कोई लगाव नहीं है।
तो क्यों? मेइशू ने लिनहे को अथाह आंखों से देखा, यहाँ तक कि उसके चेहरे के हाव भाव भी कुछ डरावने हो गए। वह लिनहे को जगाने और उस नरभक्षी परिवार से मुक्त होने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। यदि लिन वह अपनी मूर्खता पर कायम रही तो मेइशू पूरी तरह से धैर्य खो देगी। वह पहले ही एक असंबंधित व्यक्ति के लिए बहुत कुछ कर चुकी थी। लिनहे की मूर्खता में उसका साथ देना जारी रखना और उसे स्वेच्छा से खुद को अपमानित होते देखना कोई मतलब नहीं होगा। लिनहे, यह महसूस करते हुए कि मेइशू ने उसके इरादों को गलत समझा होगा, जल्दी से समझाया, मैंने यह अंगूठी इसलिए ली क्योंकि मुझे याद है कि इसकी कीमत बहुत अधिक होनी चाहिए। ये शुद्ध सोने से बनी है। मैं झो नान को बिना कुछ लिए इससे लाभ नहीं उठाने दे सकता। ये कहने के बाद लिनहे ने मेइशू की अभिव्यक्ति को ध्यान से देखा। उस चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं आई। लिनवह किसी कारण से घबरा गया। अरे, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी पीठ पीछे दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मैं दोबारा जोखिम नहीं लूंगा, ठीक है? मुझे बस यही लगता है कि अगर मैं इतनी मूल्यवान अंगूठी नहीं छीनूंगा तो झो नान निश्चित रूप से इसे भविष्य में बेच देगा। उसकी बढ़ती हुई घबराहट भरी निगाहों के बीच मेइशू ने एक गहरी सांस ली। काफी देर बाद उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या आपको लगता है कि मैं इस बात से नाराज हूँ? क्या तुम नहीं हो? किसी कारण से। हालांकि मेइशू लिनहे से बहुत छोटी थी, लिनहे उससे थोड़ा डरता था। मेइशू ने उसके हाथ से अंगूठी ली, उसे अपनी उंगलियों से दबाया और असहाय भाव से लिनहे की ओर देखा। ये चीज बिल्कुल भी सोने से नहीं बनी है। मैं तुम्हें भविष्य में विभिन्न प्रकार के आभूषण दिखाऊंगा ताकि तुम आसानी से दूसरों से धोखा न खाओ और मूर्ख न बनो। क्या? लिनहे ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी पहली शादी की अंगूठी भी नकली थी। वह लानत झो नान, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। वह इतनी गुस्से में थी कि वह लगभग बिस्तर से उठ बैठी, लेकिन अंत में चक्कर आने के कारण वह केवल लेट ही सकी। मेइशू ने प्रसन्न और क्रोधित दोनों महसूस करते हुए कहा, आपको इस चीज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देखिए कि क्या आप अगली बार अपने दम पर कार्य करने का साहस करते हैं। लिन को इतना अन्याय महसूस हुआ कि वह रोने की कगार पर थी। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह इतना बदमाश है? नहीं, वास्तव में वह हमेशा से एक बदमाश रहा है। अरे, मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? ऐसे व्यक्ति से शादी कर रही हूँ और इतने सालों तक उसे बर्दाश्त कर रही हूँ। उस समय मेरा दिमाग खराब हो गया होगा। अरे, क्या तुम्हें अब पछतावा है? हालांकि मेइशू सही तौर पर उसका मजाक उड़ा रही थी, लेकिन वह दिल की गहराइयों से उसके लिए सचमुच खुश थी। लिन वो उससे अधिक भाग्यशाली था। उसके पिछले जीवन में अगर चीजें अपरिवर्तनीय रूप से खराब होने से पहले कोई उसे बचाने आया होता तो शायद उसके भाइयों को इतनी दुखद मौत नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन अब ये बातें कहना महज ख्वाब सोचना था। सौभाग्य से स्वर्ग की आंखें थीं और उसे अपना जीवन फिर से जीने का अवसर मिला। लिनहे का मामला सुलझ जाने के बाद मेइशू अब बिना किसी हिचकिचाहट के अपने मामलों को आगे बढ़ा सकती है। उसने लिनहे को एक रिश्तेदार के रूप में पुलिस स्टेशन में ओल्ड वान से मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन जब उनका आमना सामना हुआ तो केवल मेइशू ही बची थी। अध्याय 335 उच्च दांव वाला जुआ। ये तुम ही क्यों हो? जब ओल्ड वान ने मेइशू को देखा तो वह कुछ हद तक चौंक गई और पीली पड़ गई। क्या आप लिनहे को जानते हैं? उसके साथ आपका क्या रिश्ता है? आज मैं अपने काम के सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ। इतना घबराओ मत, इसका लिनहे से कोई लेना देना नहीं है। मेइशू ने अपना सिर थोड़ा पीछे किया और पीछे मुड़ने से पहले थोड़ी देर के लिए वन वे दर्पण में एक निश्चित बिंदु को देखा। इस समय ओल्ड वान के हाथों में अभी भी चमकदार हथकड़ियां थीं। वह मेइशू को देखकर दंग रह गई, जैसे उसका सामना किसी शैतान से हो गया हो। तुम मेरे पास क्यों आए? तुम्हें मुझसे क्या काम हो सकता है? मेइशू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि आप हमेशा दूसरों के सामने शिकायत करते हैं कि मैं कभी आपसे मिलने नहीं आया। अब जब मैं यहाँ हूँ तो क्या आप खुश नहीं हैं? बूढ़ी वांग ने गुस्से में अपनी बाहें उठाई और अतीत में मेइशू की विनम्र उपस्थिति को याद करते हुए धमकी भरे शब्दों का उपयोग करते हुए फिर से अपनी दबंग मुद्रा अपना ली। मैं तुम्हें अब नहीं देखना चाहती। यदि आप वास्तव में परवाह करते हैं तो अपने पिता को मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए अपने संबंधों का उपयोग करने दें। आपकी देखभाल। मेइशू धीरे से मुस्कुराया। ये शब्द, क्या आप अभी भी इन्हें सीधे चेहरे से कह सकते हैं? क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं वही बूढ़ी मेइशू हूँ जो सब कुछ सहती थी? मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलक्स मधुमेह पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो तुम यहाँ क्यों हो? तुम बेकार चीज हो, चले जाओ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। ओल्ड वांग ने अहंकारपूर्वक खड़े होकर मुलाकात कक्ष का दरवाजा स्वयं खोलने का प्रयास किया। मेइशू ने विषय बदल दिया और पूछा, जब से आप लिन सिटी आए हैं क्या आपने कभी वांग यू से संपर्क करने की कोशिश की है? हालांकि दोनों दूर के रिश्तेदार थे, ओल्ड वांग के चरित्र को देखते हुए उसने एक बार वांग यू से ग्रामीण इलाकों में मेइशू की देखभाल करने का काम लिया था। वांग यू से जुड़ने का प्रयास किए बिना लिन सिटी आना उसके लिए अनुचित था।
एकमात्र संभावना ये थी कि वांग यू ने व्यक्तिगत रूप से ग्रैनी वांग को लिन सिटी में उससे मिलने न आने की चेतावनी दी थी। मेई शू यही निकालना चाहता था, इसके लिए वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। मेई शू के सवाल से ओल्ड वांग हैरान रह गए। काफी देर बाद वह होश में आए और अपनी उग्र अभिव्यक्ति फिर से शुरू कर दी। मैं उसे ढूंढने जाऊं या नहीं, यह मेरा मामला है, इससे आपका क्या लेना देना है। ये बिल्कुल वही वाक्य था जो मेई शू सुनना चाहता था। वह अचानक खड़ी हो गई, ओल्ड वांग को घूरते हुए, कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए। इसका सब कुछ मुझसे लेना देना है। आंटी वांग ने मुझे विशेष रूप से निर्देश दिया कि जैसे ही आप लिन सिटी आएं, मैं आपको घर ले आऊं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसा है जो वह आपको दिखाना चाहती हैं। आप क्या बकवास कर रहे हैं? वह ऐसा कुछ नहीं करेगी, ओल्ड वांग ने जोरदार जवाब दिया। लेकिन बोलने के बाद उसे अपने शब्दों के बारे में कुछ अनिश्चितता महसूस हुई। खुद से बुदबुदाते हुए उसने कहा, शायद वह ऐसा नहीं करेगी, वह मुझे देखना नहीं चाहेगी। मैं सिर्फ अपने बेटे के साथ जाने के लिए लिन सिटी आई थी, बिना किसी अन्य इरादे के। कोई अन्य इरादा नहीं। मेई शू ने प्रत्येक शब्द का धीरे धीरे उच्चारण किया, जिससे एक रहस्यमय स्वाद का संकेत प्रकट हुआ। उसके मुंह के कोने पर धीरे धीरे एक गहरी मुस्कान उभर आई। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप उस समय जो हुआ उसे सामने नहीं लाना चाहते? वह मामला खत्म हो गया। वह उस चीज का इस्तेमाल मुझे दोबारा धमकी देने के लिए नहीं करेगी। बूढ़ा वान गुस्से में दहाड़ उठा। अपनी बात खत्म करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी भावनात्मक प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी। उसने तुरंत दूसरी ओर देखा, उसकी निगाहें कहीं और जा रही थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस समय उन्होंने मुझे ग्रामीण इलाकों में आपकी देखभाल करने का काम सौंपा था। भले ही आप उससे शिकायत करें कि आप ग्रामीण इलाकों में अच्छे से नहीं रहते, अब इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी इस मामले का उपयोग मेरी प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए नहीं कर सकता। मैं कोई पैसा वापस नहीं करूंगा। मेई शू ने ओल्ड वांग की आंखों में छिपी घबराहट को स्पष्ट रूप से देखा, जिसे वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। स्पष्ट रूप से ओल्ड वांग जो छिपाना चाहता था वह निश्चित रूप से इतना आसान नहीं था। मेई शू जुआ खेल रहा था। वह शर्त लगा रही थी कि संदेह से बचने के लिए वांग यू ने फिर कभी ओल्ड वांग से संपर्क नहीं किया। उसका अटकलबाजी अंततः पुष्टि हो गई। मेई शू ने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और अचानक अपना स्वर नर्म कर लिया। आंटी वांग, जब मैं ग्रामीण इलाकों से लौटा तो मैं कभी कभी आपके बारे में सपने देखता था। हालांकि आपने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, फिर भी आपने मुझे बड़ा होते देखा। मैं कृतघ्न नहीं होना चाहता। बूढ़ा वान पूरी तरह से मेई शू के जाल में फंस गया था। ये पूरी तरह से अप्रत्याशित था कि मेई शू अचानक सौम्य स्वर में बोलेगी, जैसे रुई के गोले पर मुक्का मार रही हो। गुस्सा शांत होने के बाद उसका दिमाग खाली हो गया। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं वास्तव में आपकी मदद करना चाहता हूँ। मेई शू ने बहुत गंभीर नजर डाली और हल्के से कहा, आपके परिवार में इतनी बड़ी घटना के साथ मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता। जब तक आप मेरी बात सुनेंगे, मैं आपको और आपके बेटे को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए मेरे परिवार की शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ। क्या आप जो कह रहे हैं वो सच है? क्या वांग यू ने आपसे ऐसा करने के लिए कहा था? मेई शू ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और मुस्कुराई। आंटी वांग को पहले से ही पता है कि आपके परिवार के साथ क्या हुआ है, लेकिन उनका हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन मैं बेकार नहीं बैठूंगी। आप आराम कर सकते हैं, आश्वासन दिया। अच्छी लड़की, मैं जानता था कि तुम मुझे मझधार में नहीं छोड़ोगे। बूढ़े वांग ने मेई शू की बांह को कसकर पकड़ लिया, मानो जीवन बचाने वाला तिनका पकड़ लिया हो। उसने टीवी पर जेल की जिंदगी देखी थी और उसे लगा कि अगर वह, एक बूढ़ी औरत, कुछ साल जेल में बिताती तो शायद टूट जाती। इसके अलावा उसका बेटा अमीर बनने वाला था। यदि वह जेल में होती तो वह आने वाली संपत्ति का आनंद कैसे उठा सकती थी? सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।